A very good morning to all my friends. I would like to thank National Medicos Organization Delhi to give me this opportunity to speak to you. दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन गौड़ है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का पास आउट हूँ। मैंने वर्ष 2016 का मैं IAS अधिकारी हूँ और अभी मेरी वर्तमान तैनाती जनपद मथुरा में है। मैं वहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और इसके अलावा कोविड-19 से लड़ने के लिए जो प्रयत्न मेडिकल विभाग मथुरा कर रहा है, मैं उसका समन्वयक हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसका टॉपिक है क्वारंटाइन एंड कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर कोविड-19। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड-19 जो बीमारी है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कंटामिनेटेड मटेरियल आता है तो उससे होती है और इसका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन देखा गया है। इसकी रोकथाम की स्ट्रेटजी यही है कि हम इसे कंटेन करें। कंटेन करने का मतलब ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे उसके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करें ताकि ये उससे दूसरों को ना हो पाए। तो इसमें मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले ये कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में फ़र्क क्या है। आइसोलेशन हम उस व्यक्ति का करते हैं जिसमें किसी बीमारी के या किसी संक्रमण के लक्षण आ चुके होते हैं और क्वारंटाइन उसको करते हैं जिसमें लक्षण अभी तक नहीं आते हैं। आइसोलेशन, जैसे कि मैं आपको मथुरा जनपद की बात बताता हूँ, हमने यहाँ पे जिला अस्पताल और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के आइसोलेशन वार्ड्स तैयार किए हैं। तो जब हमारा कोई केस कोरोना का डायग्नोसिस हम कंफर्म कर लेंगे तब हम उसे आइसोलेट करेंगे। इन आइसोलेशन बेड्स पे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ICU सपोर्ट, इनकी सुविधाएं रहती हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई फील्ड सर्वे में या अदरवाइज़ कोई संदिग्ध लगता है तो उसे हम क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ मुख्यतः दो तरह की होती हैं, एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और एक होम क्वारंटाइन। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हमारे जो अभी वर्तमान प्रोटोकॉल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से आया है और उत्तर प्रदेश सरकार से आया है, उसमें इंस्टीट्यूशनल या मेडिकल क्वारंटाइंस को फर्दर डिवाइड किया गया है फैसिलिटी क्वारंटाइन में, एक्टिव क्वारंटाइन और पैसिव क्वारंटाइन में। फैसिलिटी क्वारंटाइन से हमारा मतलब है कि जब हम किसी संदिग्ध की सैम्पलिंग हमें करनी होती है तो हम उसे फैसिलिटी क्वारंटाइन में लेके आते हैं। वहाँ पे उसका सैंपल लिया जाता है और उसका सैंपल एक लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अगर उस लेबोरेटरी में उस इन्फेक्शन की पुष्टि होती है तो मरीज़ को फैसिलिटी क्वारंटाइन से आइसोलेशन वार्ड शिफ्ट कर दिया जाता है और अगर इन्फेक्शन नहीं निकलता है तो उसे होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा एक है एक्टिव क्वारंटाइन। एक्टिव क्वारंटाइन में हम उन लोगों को रखते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो किसी डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में इलाज के लिए नियुक्त किए गए होते हैं, ताकि अगर बाई चांस वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो अपनी बॉडी में या अपने कपड़ों पे तो वो उनके घर वालों को ना हो। वो मेडिकल की टीम 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते उसी एक्टिव क्वारंटाइन में रुकती है और वहीं से वो कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं और वापस आते हैं। एक्टिव क्वारंटाइन में मुख्यतः डॉक्टर्स, नर्सेस, दूसरा स्टाफ, वार्ड बॉयज़, इमरजेंसी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, इनको रखते हैं। और एक होता है पैसिव क्वारंटाइन। पैसिव क्वारंटाइन में भी मेडिकल स्टाफ को ही रखा जाता है। जब 2 हफ्ते एक टीम एक्टिव क्वारंटाइन वाली कोविड हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तब 2 हफ्ते दूसरी मेडिकल टीम पैसिव क्वारंटाइन में होती है, ताकि अगर एक्टिव क्वारंटाइन में कोई ज़रूरत पड़े तो पैसिव क्वारंटाइन से बिना समय गंवाए तुरंत डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ को कोविड फैसिलिटी में भेजा जा सके। जब एक्टिव क्वारंटाइन वाली मेडिकल टीम अपने 2 हफ्ते की ड्यूटी पूरी कर लेती है तो उन्हें वापस भेजा जाता है पैसिव में। पैसिव वालों को भेजा जाता है एक्टिव क्वारंटाइन वाले सेंटर्स में ताकि वो उधर से कोविड के पेशेंट्स की देखभाल कर सकें। इसके अलावा होम क्वारंटाइन है। होम क्वारंटाइन हम उन लोगों को रखते हैं जो
दूसरे राज्यों से या दूसरे जनपदों से आए हैं जिनका मेडिकल स्क्रीनिंग में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर वॉच रखना ज़रूरी है, इसलिए उनका होम क्वारंटाइन किया जाता है। होम क्वारंटाइन से मिलता जुलता ही है शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स में जनरली प्रवासी मजदूर या बेघर लोगों को इनको रखा जा रहा है। हमारी भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की यही कोशिश है कि जो भी फैसिलिटी क्वारंटाइन में हो या एक्टिव क्वारंटाइन या पैसिव क्वारंटाइन या शेल्टर होम या होम क्वारंटाइन, उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और उन्हें यदि कोई दिक्कत आती है तो उन्हें कंसर्न मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और मेडिकल के कंट्रोल रूम और मथुरा जनपद के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर्स अवेलेबल कराए गए हैं, वो उनसे तुरंत उन फ़ोन नंबर्स के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। सपोज़ किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी मोहल्ले में किसी गली एक्स में एक पेशेंट निकलता है तो वो हमारा एपिसेंटर घोषित होता है। अब जब वो हमारा एपिसेंटर घोषित होता है तो उसके 1 किलोमीटर की बाउंड्री को सील करने का प्रोटोकॉल है। जब वो 1 किलोमीटर का एरिया सील हो जाता है तो उसमें ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसीज एंड पीपल ऑन एसेंशियल सर्विस ड्यूटीज़। और जब ये एरिया सील हो जाता है तो इसके अंदर एक हाउस टू हाउस सर्वे चलता है जिसे आशा और आंगनवाड़ी संपादित कराती हैं। आशा और आंगनवाड़ी की टीम प्रत्येक घर में जाके उधर के लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री और सिम्टम्स की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं और जो उन्हें लगता है कि संदिग्ध है वो उसे अपने हायर अथॉरिटीज़ यानी कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज या सीएमओ इनको अवगत कराती हैं। फिर उन संदिग्धों का आकलन करके उनकी भी जांच होती है। इसका पर्पस है एक्टिव केस फाइंडिंग। एक्टिव केस फाइंडिंग से ये होता है कि हम कोरोना के छुपे हुए मरीजों को तलाश कर पाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वाले पेशेंट्स की भी हम तलाश कर पाते हैं। और विश्व भर में जहाँ में भी कोरोना को कंटेनमेंट में थोड़ी सी भी सफलता मिली है उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई है, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। हम एक कोरोना केस के संपर्क में आए हुए विभिन्न लोगों को ट्रेस करें, उनका टेस्ट कराएं और अगर वो कोरोना के केसेस निकलते हैं तो उन्हें ट्रीट करें। दोस्तों जब किसी क्षेत्र में एक केस निकलता है तो उसे एपिसेंटर बोलते हैं और अगर एक से ज़्यादा केस निकल जाता है तो उस एपिसेंटर को एक क्लस्टर घोषित कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे एक क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान अमल में लाया जाता है। क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान में हम 3 किलोमीटर की रेडियस को सील करते हैं और उस 3 किलोमीटर की रेडियस के अंदर हाउस टू हाउस सर्वे चलता है और फिर वही प्रक्रिया होती है जिसमें आशा और आंगनवाड़ी की टीम एक्टिव केस फाइंड करने की कोशिश करती हैं। इस एपिसेंटर के 1 किलोमीटर के बाहर और क्लस्टर के 3 किलोमीटर रेडियस के बाहर का जो एरिया होता है वो बफर जोन कहलाता है। बफर जोन में हमारी एनहेंस्ड पैसिव सर्वेलेंस होती है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास जो फ्लू के मरीज़ आ रहे हैं या खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, वो उनकी रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत नियुक्त किए गए डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को करते हैं। उससे ये होता है कि हमारे बफर जोन में भी संदिग्ध केस नहीं छूट पाते। दोस्तों जैसा कि आप में से कुछ ने पूछा है कि होम क्वारंटाइन में क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो मैं उसका बता देता हूँ। जब आप होम क्वारंटाइन पे हैं तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आपके परिवार के लोगों का भी आपसे कम से कम संपर्क हो। आप अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को या जिस भी होम क्वारंटाइन में आप हैं उधर के रहने वालों को बता सकते हैं कि आप इतने से इतने बजे वॉशरूम यूज़ करेंगे, इतने से इतने बजे किचन यूज़ करेंगे। आपको अगर वो खाना देने आते हैं तो दूर से ही खाना रख के चले जाएं। फिज़िकल कांटेक्ट बिल्कुल भी ना हो और जब आपको 28 डेज़ का पीरियड पूरा हो जाए और आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाएं या आप में सिम्टम्स ना आए तब आप पहले जैसे इंटरेक्शन रख सकते हैं, लेकिन तब तक आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपने किसी भी संदिग्ध चीज़ को छुआ है तो तुरंत साबुन से हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। समय पे खाना खाएं, समय पे सोएं। अल्कोहल, टोबैको या
अन्य हानिकारक चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि वो इम्यूनिटी पे विपरीत प्रभाव डालती हैं। और अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो तुरंत अपने जानकार किसी डॉक्टर से, या फिर हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम का नंबर है जो मीडिया के थ्रू आम जनता के लोगों के लिए सर्कुलेट किया है, उस पर संपर्क करें। दोस्तों, मैं दोबारा कंटेनमेंट मेजर्स पे आता हूँ, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजी है उसका कंटेनमेंट। जो पूरा लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन का उद्देश्य कंटेनमेंट ही है। कंटेनमेंट मतलब कि जो केस जहाँ पे है वो उधर ही रहे, वो खुद अपनी मूवमेंट से एक जगह दूसरी जगह कोरोना को फैलाने ना जाए। दोस्तों, जब कोई एरिया एपिसेंटर या हॉटस्पॉट डिक्लेयर होता है और उसमें सीलिंग की जाती है, उसके अंदर आशा आंगनवाड़ी की टीम हाउस टू हाउस सर्वे कर रही होती हैं, तब अक्सर ये देखने में आता है कि लोग उनसे कोऑपरेट नहीं करते हैं या गलत जानकारी देते हैं। तो मेरा नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से भी आग्रह है, और आप सबसे भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपके घर पे अगर कोई हेल्थ स्टाफ या प्रशासन या पुलिस का कोई अधिकारी या कर्मचारी आता है तो उसको पूर्ण सहयोग दें। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बिल्कुल भी ना छुपाएं, क्योंकि ये हम सबके हित में है। इसके अलावा एक निवेदन और है कि आशा आंगनवाड़ी या प्रशासन या पुलिस की टीमों पे उनसे दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें। अब तो ये एक पनिशेबल एक्ट बन गया है, आपके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स या नर्सेस जिन गली मोहल्लों में रहते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दें, उनको हैरास ना करें। जैसा कि सुनने में आता है, हमारे पास भी पुलिस कंट्रोल रूम में काफ़ी शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर्स को उनके मकान मालिकों ने तंग किया था। तो मेरा ये निवेदन है कि कृपया इन कोरोना वॉरियर्स को तंग ना करें। अगर आप इन्हीं को तंग करेंगे, इन्हीं को परेशान करेंगे, तो आपका इलाज कौन करेगा। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, स्टाफ है, वार्ड बॉयज़ है, वो भी फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। आप लकी हैं कि आपको लॉकडाउन में घर में रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा वो लोग भी हैं जो दिन रात कोरोना का रिस्क लेते हुए कोरोना की लड़ाई में लगे हुए हैं। तो आपका थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान उनका मोराल काफ़ी बूस्ट कर सकता है। तो मेरा ये निवेदन है कि उनको हैरास बिल्कुल ना करें, बल्कि उनकी यथासंभव सहायता करें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर। जैसा कि ये निर्देशित भी किया गया है कि अब सार्वजनिक स्थानों में भी आपको मास्क पहन के निकलना है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हर किसी को N95 मास्क की आवश्यकता नहीं है। N95 मास्क केवल हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट्स या उनके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लिए है। तो अननेसेसरी आप सरकारी तंत्र पे N95 वितरण करने का दबाव ना बनाएं। आम जनता के लोगों के लिए एक ट्रिपल लेयर मास्क या घर का बना हुआ खादी का मास्क या अपना हैंडकरचीफ, रुमाल या घर के अन्य वस्त्रों से बने हुए मास्क पर्याप्त हैं। उन्हीं को आप डबल या ट्रिपल लेयर करके पहन सकते हैं। और अगर आप ट्रिपल लेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको हर चौथे दिन दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक मास्क के डिस्पोज़ल करने की बात है, तो उसे अपने घर के डस्टबिन में ना करें। वो प्रॉपरली एक आइडियली एक येलो बैग में डिस्पोज होना चाहिए। जिनको उसकी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका की गाड़ियाँ अलग से बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा करने आती हैं, उनको दिया जाए। अगर आपके क्षेत्र में नगर पालिका या नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, तो आप अपने ज़िले के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उन्हें बुलाएं, ताकि आप इस बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक से डिस्पोज़ल कर पाएँ। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है। तो मैं बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल है। मेडिकल या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व रहती है। गवर्नमेंट हर किसी के लिए वैसे बेड्स नहीं तैयार कर सकती,
और हर किसी को सिम्टम्स भी नहीं होते हैं और हर किसी का टेस्ट रिज़ल्ट भी नहीं आया होता है, वो अवेट कर रहे होते हैं अपने टेस्ट रिज़ल्ट की। तो इसलिए जो कंफर्म्ड केसेस हैं केवल उन्हीं को ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या मेडिकल क्वारंटाइन किया जाता है। बाकी लोगों के लिए या तो होम क्वारंटाइन या फिर जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे रखा जाता है। होम आइसोलेशन में जनरली उन लोगों को रखा जाता है जो एक कंफर्म्ड केस के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उन्हें सिम्टम्स अभी तक डेवलप नहीं किया है और हमें लगता है लोकल रिस्क असेसमेंट में कि वो कंप्लायंट हैं और कोऑपरेटिव हैं और उनका जब से लास्ट कॉन्टैक्ट है कंफर्म्ड केस से उससे 5th से 14th डे के बीच में हम सैंपल करा सकते हैं। उनको भी होम क्वारंटाइन में रखने की इजाज़त दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई शेल्टर होम या फिर किसी सरकारी व्यवस्था में किसी क्वारंटाइन होम से संतुष्ट नहीं है तो अभी ये फैसिलिटी भी आने वाली है कि वो पेमेंट बेसिस पे अपने घर के पास के किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में भी रह सकें। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी जनरल पॉपुलेशन में मिक्स ना हो और यथासंभव अपने को आम जनता से या अपने घर वालों से अलग रख ले। थोड़े दिन हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, बट यही समय है जब हमें अपने नज़दीक वालों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा मोह का त्याग करना पड़ेगा और थोड़ा सा उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जब हम बाहर निकलते हैं तब भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, जैसे सुबह मंडियों में भीड़ लगी रहती है सब्जी के लिए या दूध वालों की दुकान पे दूध के लिए भीड़ लगी रहती है, तो सरकार या पुलिस प्रशासन जितनी कोशिश कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग से पुलिस वाला डिप्यूट नहीं किया जा सकता है। पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है, इसलिए जो सिटीजनरी है, जो देश के नागरिक हैं, अब उन्हें ये बीड़ा उठाना है कि उन्हें खुद को और अपने देश को सुरक्षित रखना है और उसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप ये मान के चलिए कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति एक पॉसिबल केस है, तो उसे उसी तरह दूरी बनाए रखें जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, 2 गज की दूरी, तो कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस आप बनाए रखें, क्योंकि ड्रॉपलेट्स का ट्रैवलिंग डिस्टेंस जनरली इतना ही इससे कम होता है। तो बेशक आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हों या घर के बाहर जाएं या मंडी में सब्जी लेने जाएं या एसेंशियल सर्विसेज कोई लेने जाएं, फूड आइटम्स लेने जाएं, दूध लेने जाएं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाएं या डॉक्टर को दिखाने जाएं, तो एक सेफ़ डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखें। और बाहर से अगर आपको लगता है कि आप किसी संदिग्ध जगह से होके आए हैं या ऐसे एरिया से जो हॉट स्पॉट में है, तो वापस आके अपने कपड़ों को तुरंत चेंज करें और यथासंभव एक बाथ लें और ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप ऑनलाइन घर पे बैठ के कर सकें। जिन एरियाज़ को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके सील किया जाता है, कंटेनमेंट एक्सरसाइज जहाँ पे चल रही होती है, वहाँ पे होम टू होम डिलीवरी कराने के लिए नगर निकाय जैसे नगर पालिका या नगर निगम एक कंट्रोल रूम का नंबर ज़रूर देते हैं, जहाँ से आपको उन वेंडर्स के भी नंबर मिल सकते हैं जो होम टू होम डिलीवरी करा सकते हैं। तो आप उन वेंडर्स को कॉल करके जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। और जब आपको घर पे कोई होम डिलीवरी करने आए तो उससे भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए एक सेफ़ डिस्टेंस बनाते हुए आप सामान लें और उनको पेमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि कोई भी MRP से ज़्यादा पे बेच रहा है या जो रेट्स प्रकाशित हैं प्रशासन की तरफ से उनसे ज़्यादा पे बेच रहा है, तो उसकी सूचना आप कंट्रोल रूम पे तुरंत दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है कि RT-PCR और रैपिड किट की टेस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो मैं बताना चाहूँगा कि RT-PCR इज़ RNA बेस्ड टेस्ट जिसमें वायरस का RNA डिटेक्ट करते हैं और रैपिड किट में एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। RT-PCR टेस्ट होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, रैपिड किट
से रिज़ल्ट आने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। RT-PCR की डेफिनेटिवनेस बहुत ज़्यादा है। RT-PCR से हम उसे RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, जबकि रैपिड टेस्ट किट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको रैपिड किट में अगर आपका कोरोना निकलता है तो आपको कंफर्म कराने के लिए RT-PCR कराना पड़ेगा। रैपिड किट खाली इसलिए है ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन कर पाएँ और यथावश्यक उन्हें आइसोलेट कर पाएँ। दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन हॉटस्पॉट एंड एपिसेंटर। एपिसेंटर हम तब बोलते हैं जब हमें एक केस मिलता है और एक से ज़्यादा केस मिलने पे उसे क्लस्टर बोलते हैं, और हॉटस्पॉट उस एरिया की संवेदनशीलता को लेके बोलते हैं जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्राइटेरिया है। हॉटस्पॉट जब हम एक एपिसेंटर के 1 किलोमीटर के या किसी क्लस्टर के 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर देते हैं तब हम उसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। पहले ये बोला जा रहा था कि जैसे लार्ज आउटब्रेक का क्राइटेरिया है 15 और मोर केसेस, उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है, बट अभी उसको शिथिल कर दिया गया है और लोकल रिस्क असेसमेंट पे लोकल अथॉरिटीज़ को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके उसको सील कर दे और वहाँ पे कंटेनमेंट एक्सरसाइज शुरू कराए। कंटेनमेंट एक्सरसाइज यानी कि हाउस टू हाउस सर्वे और सस्पेक्ट्स की शिनाख्त, ताकि उनकी टेस्टिंग की जा सके। दोस्तों, अब मैं जो इस आज का विषय था उस पर लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब मैं लास्ट में कंक्लूड करते हुए बस ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना खाली एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक हेल्थ चैलेंज नहीं है, ये एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल चैलेंज है। ये केवल स्वास्थ्य कर्मी या अधिकारी इससे नहीं लड़ सकते, इसमें पूरी सोसाइटी का हमें साथ चाहिए। और कोरोना हर सिस्टम का टेस्ट कर रहा है। ये हमारे भारत देश के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सबकी रेजिलियंस चेक कर रहा है, खाली भारत की नहीं पूरे विश्व की। तो कोरोना से अगर निपटना है तो हमें धैर्य और संयम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। एक कहावत है अंग्रेजी में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमें धैर्यवान होते हुए, परसिवियरेंस दिखाते हुए कोरोना से लड़ते रहना है, खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है, और जो कोरोना में लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रशासन के लोग, पुलिस वाले, उनका सहयोग करना है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। सरकार और प्रशासन जितनी मदद कर सकती है वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो आप भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ गवर्नमेंट अथॉरिटी से शेयर करते रहें। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मथुरा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रोबो सप्लाई किए हैं बुलंदशहर अथॉरिटीज़ को, जो पेशेंट को ड्रग डिलीवरी में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने पीपी किट्स बनाई हैं जो कि रिक्विजिट क्वालिटी की हैं, जिन्हें आर्मी के क्वालिटी कंट्रोल ने ओके किया है और आर्मी भी उनसे ख़रीद रही है। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में नए नए आविष्कार हुए थे, वैसे ही अभी भी हमें ज़रूरत है कि आप अपने इनोवेशंस जारी रखें और यथासंभव अपने अपने परिवार की और पुलिस प्रशासन की मदद अपने इनोवेशंस के द्वारा भी करते रहें। इसके अलावा किसी अफवाह फैलाने वाले पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। कोरोना रिलीजन, कास्ट, रेस, रीजन देख के नहीं आता है, और अगर कोई कोरोना होता है तो उसे आपकी संवेदना, आपका प्यार मिलना चाहिए, बेशक वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी स्टेट का हो। क्योंकि कल को आपको खुद भी, भगवान ना करे, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप दूसरों से वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। डू अनटू अदर्स एज यू विश अदर्स डू अनटू यू। इसी के साथ ही मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली प्रांत के चैप्टर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ कंटेनमेंट और क्वारंटाइन की कुछ स्ट्रेटजीज़ और कुछ मेथोडोलॉजीज़ शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।